हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज का टॉपिक है रूदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो हम एटम के मॉडल पढ़ रहे थे। इससे पहले वाला हमने पढ़ा था जे थॉमसन ने क्या एटम का मॉडल दिया था। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसने वाटरमेलन को इमेजिन करो, ऐसे वाटरमेलन होता है ना। तो वाटरमेलन में जो रेड वाला पार्ट था, जो रेड वाला पार्ट होता है उसको क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज। और बीच बीच में उसके जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको वो बोलता था इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो मॉडल था जे थॉमसन ने दिया था एटम का। पर इस मॉडल में लिमिटेशन ये थी कि इसमें न्यूक्लियस की कोई बात नहीं कर रहा था। और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में स्टेबल कैसे हैं, ये रेड वाला पार्ट मतलब पॉजिटिव पार्ट, और ये ग्रीन वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज है ई। तो ये आपस में स्टेबल कैसे हैं, ये सब उसने एक्सप्लेन नहीं किए थे। तो फिर आगे चल के रुदरफोर्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने भी एटम का एक मॉडल दिया। उसने क्या किया, उसने एक बिल्कुल थिन गोल्ड फॉइल ली। जैसे हमारे घर में वो खाने की फॉइल होती है ना, एल्यूमिनियम फॉइल होती है वो। तो उसने गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल एकदम थिन। और अब आपको एक बच्चा पूछेगा भाई गोल्ड ही क्यों लिया। तो गोल्ड इसलिए क्योंकि गोल्ड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बिल्कुल पतली शीट में कन्वर्ट हो सकता है। मैलिबिलिटी बोलते हैं उसको। एकदम पतली शीट में उसमें उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप गोल्ड को। तभी तो हम ज्वेलरी भी बना सकते हैं गोल्ड से, क्योंकि एकदम उसको हम बिल्कुल पतला पतला थिन थिन हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए उसने गोल्ड फॉइल लिया, ये गोल्ड फॉइल ले लिया उसने। उसके बाद उसने अल्फा पार्टिकल एज ए बुलेट की तरह अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर मतलब डाले, अल्फा पार्टिकल्स। ये कोई शीट है गोल्ड फॉइल, फॉइल मतलब पतली शीट, आप समझ गए, गोल्ड फॉइल। उसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल को बुलेट की तरह इस फॉइल पे शूट किया। अभी अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बेसिकली अल्फा पार्टिकल ये He2+ है। उस समय उसको नहीं पता था, जब ये रुदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस समय उसको नहीं पता था कि अल्फा पार्टिकल क्या है। पर बेसिकली हीलियम 2+ है, मतलब इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए 2+ पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से। 2+ हीलियम 2+ है बेसिकली अल्फा पार्टिकल। पर उस समय उसको ये नहीं पता था ये अल्फा पार्टिकल हीलियम 2+ है, सिर्फ उसने अल्फा पार्टिकल बोला। और ये अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, He2+, 2 प्रोटॉन है इसमें, 2 न्यूट्रॉन है। तो इसने ये बुलेट की तरह इस पे शूट किए। तो उसने दिमाग में ये इमेजिन नहीं किया था कि क्या रिजल्ट आने वाला है। उसने देखा भाई चलो हम शूट करके देखते हैं। तो जब उसने शूट किया, और ये गोल्ड है, ये गोल्ड फॉइल है, तो गोल्ड के एटम होंगे इसमें, ऐसे गोल्ड के एटम है मान लो, है ना भाई। गोल्ड फॉइल है तो गोल्ड के एटम होंगे ना इसमें, ऐसे गोल्ड के एटम है मान लो, गोल्ड एटम है, ठीक है। ऐसे विजुलाइज कर लो, गोल्ड के एटम है इसमें। अब हुआ क्या, जब उसने ये अल्फा पार्टिकल शूट किया इस गोल्ड फॉइल पे, तो उसने रियलाइज किया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स ये अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, उसने जब शूट किया तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल क्या हुआ, वो ऐसे सीधे निकल गए। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधे निकल गए। दूसरे कलर से कर देता हूं, ब्लू कलर से। इससे मोस्ट ऑफ द पार्टिकल तो उसने देखा कैसे सीधे निकल गए। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधे निकल गए, 90% ऑफ पार्टिकल और मे बी मोर सीधे निकल गए। मतलब इस गोल्ड फॉइल के आर पार चले गए मोस्ट ऑफ द पार्टिकल। तो पर उसने देखा कि कुछ पार्टिकल्स उसने देखे जो हल्के से डिफ्लेक्ट हुए, हल्के से। कुछ पार्टिकल ऐसे गए और हल्के से डिफ्लेक्ट हो गए, हल्के से, ज्यादा नहीं, हल्के से। कुछ पार्टिकल जो है हल्के से डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे जैसे यहां से गया, या डिफ्लेक्ट हो गया, यहां से गया, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। और कुछ पार्टिकल शॉकिंगली, उसके लिए शॉकिंगली, कुछ पार्टिकल एकदम शॉकिंगली उसके लिए भी, कुछ पार्टिकल जो उसके लिए भी एकदम शॉकिंग था, कुछ पार्टिकल एकदम 180 डिग्री पे, जैसे मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये ग्रीन कलर से, कुछ पार्टिकल ऐसे गए और टकरा के एकदम 180 डिग्री पे वापस आ गए। जैसे टकराया, यहां पर टकराया और वापस आ गया। ऐसे कुछ पार्टिकल उसने ये नोटिस किए, कुछ पार्टिकल उसने ऐसे नोटिस किया। सुन रहे हो ना, कहानी की तरह सुनते जाओ। ये टकराया और वापस आ गया। तो फिर उसने बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार बोल सोचा उसने कहा भाई मेरे को नोबेल प्राइज मिल गया, ऐसे नहीं। उसने देखा यार 3 तरीके की कंडीशन मुझे मिल रही है। पहली कंडीशन क्या है कि भाई आर पार चले गए। सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि भाई मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये आर पार चले गए। ये जो गोल्ड फॉइल है उसके आर पार चले गए। तो उससे उसको ये पता चला कि जो एटम होता है उसमें मेजोरिटी ऑफ द स्पेस एम्प्टी होती है। उसको ये पता चला भाई आर पार चले गए, सीधे निकल गए, मेजोरिटी ऑफ द स्पेस एम्प्टी होती है, उसको पता चल गया। फिर उसने देखा कि कुछ ऐसे, जैसे ये वाला केस है, कुछ थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए,
मतलब लगभग 1 एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, है ना, 1 डिग्री एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। तो उसको ये पता चला, सेकंड चीज उसको ये पता चली इस एक्सपेरिमेंट से कि यार कुछ जो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो उसको पता चला कि भाई कुछ कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है, इतना नहीं है जितना जे थॉमसन ने बोला था कि पूरा वो वाटरमेलन वाला, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये उसको पता चला। तो उसने क्या बोला, positive charge of the space of the atom, positive charge of the atom occupies little space, most of the space क्या है, empty। ये तो उसको पता चल गया क्योंकि सारे, मैंने क्या बोला, 90% से भी ज्यादा, बल्कि 95-98% से भी ज्यादा तो आर पार चले गए। तो ये उसको पता चल गया कि भाई ज्यादातर एटम में, जो एटम के अंदर ज्यादातर एम्प्टी स्पेस है, खाली है, और कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो हल्के से डिफ्लेक्ट हुए, जैसे ये वाला केस देखो, ये टकराया हल्का से डिफ्लेक्ट हो गया। और शॉकिंग पार्ट जो नई चीज उसके लिए थी कि कुछ बिल्कुल 180 डिग्री पे वापस आ गए, जैसे ये वाला जो मैं दिखा रहा हूं ना, ये वाला, ये गया और वापस 180 डिग्री से वापस आ गया। तो तीसरी चीज उसको ये पता चली कि कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल 180 डिग्री यानी एकदम रिबाउंड हो गए। ये उसको पता चला कि जो ये कोई हैवी चीज है तभी टकरा के वापस आ गया। आप ऐसे इमेजिन करो ना, ये तो बिल्कुल थिन गोल्ड फॉइल थी, एकदम पतली गोल्ड फॉइल थी। जैसे आप ऐसे विजुलाइज करो कि कोई, उसने ये चीज बोली भी थी कि कोई टिश्यू पेपर है और उसके ऊपर आप बुलेट पर चला रहे हो, और आप इमेजिन करो कि टिश्यू पेपर से बुलेट टकरा के वापस आ जाए। ये वाली बात हो गई है। तो क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा हाई स्पीड में जाके शूट हो रहे थे, और ये इतनी पतली थिन फॉइल थी, फिर भी रिबाउंड हो गए, जैसे इस वाले केस में जाके वापस रिबाउंड हो गए। तो उसको ये पता चला कि यार कोई ना कोई हैवी चीज है एटम के सेंटर पे, जिससे टकरा के वापस आ रहे हैं। ये उसको पता चला, बिल्कुल रिबाउंड हो गया 180 डिग्री पे। तो उसको ये पता चला यार कि कुछ कुछ बिल्कुल कम, लेकिन कम परसेंटेज है, लेकिन कुछ टकरा के वापस आ रहे हैं। इसका मतलब कुछ पूरे एटम में, देखो ज्यादातर तो एम्प्टी स्पेस है, तो पूरे एटम में जो मेन हैवीनेस है एटम की, जो मेन मास है एटम का, वो कहीं बीच में है, जो कि बहुत कम एरिया घेरता है, लेकिन वहां पर पूरा मास है एटम का, और वहां से टकरा के अल्फा पार्टिकल पूरे वापस आ रहे हैं। ये उसको पता चल गया। और वो जो बीच में जो हैवीनेस है, जो पूरा टोटल मास कैरी करता है एटम का, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। तो उसको न्यूक्लियस वाली बात पता चली यहां से। तो तीसरी कंडीशन उसको क्या पता चली, तीसरी कंडीशन उसको ये पता चली कि जो अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हो गया 180 डिग्री पे, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं, दैट द मास ऑफ एटम, मतलब जो मेन मास है, जो मेन वजन है आसान भाषा में, द मास ऑफ द एटम वर कंसंट्रेटेड, मतलब मास ऑफ द एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, मतलब बहुत ही कम स्पेस में। जैसे ये देखो ना, ये विजुलाइज करो, ये एटम है, तो मेन मास ये न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस है। बाकी देखो ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूं, ये पूरा पार्ट, ग्रीन कलर करता हूं, ये जो मैं ग्रीन कलर कर रहा हूं, ये पूरा पार्ट तो एम्प्टी स्पेस है, लेकिन मेन मास यहां पर है, बीच में जो न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट, ये मेन पास न्यूक्लियस में। तो वो यही कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल जो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए, जो टकरा के बिल्कुल वापस आ गए, वो ये इंडिकेट करता है कि जो मास ऑफ द एटम है वो कंसंट्रेट कहां पर है, बहुत ही लिटिल स्पेस में। आप देख रहे हो पूरे एटम के हिसाब से ये जो न्यूक्लियस है कितनी छोटी सी स्पेस ले रहा है। तो वो इसने बोला कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री इंडिकेट ये करता है कि जो मास ऑफ द एटम है वो कंसंट्रेटेड इन अ वेरी लिटिल, या बोल सकते हैं वेरी स्मॉल वॉल्यूम, कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। तो इसको एटम का नया मॉडल मिल गया, देखो जी, जिसमें न्यूक्लियस है बीच में, जहां पर टोटल मास ऑफ एटम है। तो आप देख रहे हो, जे थॉमसन ने तो वो वाटरमेलन वाला दिया था, विजुलाइज करो कि रेड वाटरमेलन में जो रेड वाला पार्ट है वो कह रहा था वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो सीड है बीच बीच में वो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन रुदरफोर्ड ने जब ये गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट करा, तो उसको 3 तरीके के ये रेज दिखी कि भाई पहली तो 90% तो निकल गई, तो उसको पता चल गया कि भाई एटम में ज्यादातर स्पेस तो एम्प्टी, क्योंकि 90% से भी ज्यादा मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल गए वो तो पास थ्रू हो गए उस फॉइल से, मतलब आर पार चले गए फॉइल के। तो उसको ये तो आइडिया हो गया कि भाई ज्यादातर एटम में स्पेस एम्प्टी है। फिर कुछ कुछ डिफ्लेक्ट हुए 1 डिग्री एंगल पे, अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेट एंगल है, 1 डिग्री एंगल पे कुछ कुछ डिफ्लेक्ट हुए। तो उसको पता चल गया कि भाई थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज है जिससे ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। फिर कुछ जो बिल्कुल सीधे 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब टकरा के बिल्कुल पीछे वापस आ गए। तो वहां उसको लगा कि भाई एटम के अंदर जो टोटल मास है वो कोई हैवी चीज है जिससे टकरा के वापस आ गई अल्फा पार्टिकल। तो वो जो बीच में जो सेंटर है न्यूक्लियस, जहां पर टोटल मास, मतलब मेन मास एटम का न्यूक्लियस के अंदर ही होता है,
ये जैसे ये बीच में, बाकी पूरा देखो साइड में पूरा एम्प्टी है, ये बीच में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो उसको ये न्यूक्लियस वाला कॉन्सेप्ट पता चला रदरफोर्ड मॉडल को कि किसी भी एटम में जो बीच में है वो टोटल मेन मास होता है एटम का, ठीक है, ये उसको पता चल गया। और उसको ये भी पता चल गया कि बिल्कुल टोटल एटम का बहुत थोड़ा सा स्पेस लेता है, लिखा ना इसने कि इट द मेन मास, द मास ऑफ द एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, मतलब पूरा एटम इतना बड़ा है और उसमें छोटा सा एक वॉल्यूम इसने घेरा जिसमें ही उसका टोटल मास है, बोल सकते हैं आसान भाषा में उसमें उसका टोटल वजन है बीच में। तो उसको ये पता चल गया। अब ये अप्रोक्सीमेटली ऐसे बोलते हैं कि जो टोटल मास है ना वो, मतलब अगर कोई एटम आपका फॉर एग्जांपल एटम का साइज इतना है, आपका एटम का साइज इतना है 1/10⁻10, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं 10⁻⁻10, है ना। इतना अगर एटम का साइज है, इतना अगर एटम का साइज है तो न्यूक्लियर का साइज इससे बहुत छोटा होगा, मतलब 10⁻⁻15। आप देख रहे हो ये 10⁻⁻10 है, 10⁻⁻15। अगर ये नंबर में कंफ्यूजन हो रही है आपको, कोई बात नहीं, इसको भूल जाओ। आप इतना समझो कि एटम का जो टोटल साइज होता है उसमें न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। आप देखो ना, विजुलाइज भी कर पा रहे हो, मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ, देखो दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये आपका कोई एटम है मान लो, है ना, तो न्यूक्लियस बिल्कुल इतना ही पार्ट लेगा। तो आप देख रहे हो कि इतना बड़ा ये पूरा एटम है, इसमें बस ये छोटा सा पार्ट न्यूक्लियस का है और इसी में पूरा मास है उसका एटम का, जिससे वो गोल्ड फॉइल टकराई और बिल्कुल एग्जैक्टली वापस चली गई। बाकी जो बीच में पूरा स्पेस है, ये जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, तो एम्प्टी है, जहां से सारे गोल्ड अल्फा पार्टिकल ऐसे निकल गए, ठीक है। तो ये था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो उसने ये चीजें पता करी, ये जो मैंने लिखी हुई है कि भाई एम्प्टी स्पेस है मैक्सिमम एटम के अंदर, और कुछ पॉजिटिव स्पेस भी है जहां से डिफ्लेक्ट हो रहा है कुछ एंगल पे, और अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री एंगल पे अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है। और मेजॉरिटी ऑफ द मास बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम लेता है एटम का, लेकिन वहीं पर ही टोटल मास, या बोल सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द मास होता है एटम का। तो ये था बस न्यूक्लियस, सॉरी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ये था, ठीक है। आप देख पा रहे हो ना कि जे थॉमसन से वो कितना अलग है। जे थॉमसन ने तो वाटरमेलन वाला दिया था, इसने बिल्कुल न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट बताया रदरफोर्ड मॉडल में, ठीक है। लेकिन अब देखो, ये तो आपको रदरफोर्ड मॉडल तो आपको समझ आ गया, ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको गोल्डफुल एक्सपेरिमेंट से। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, जो लिमिटेशन अगले साइंटिस्ट जिसका नाम था बोर मॉडल, उसने करा था, लेकिन अभी हम रदरफोर्ड पे इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो लिमिटेशन इसकी क्या थी, देखो मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि जो रदरफोर्ड मॉडल था इसकी लिमिटेशन क्या थी। देखो, इसने एक तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया, आपने ध्यान से देखा, इसने बस इतना बताया कि ये एटम है, बीच में न्यूक्लियस होता है जहां पर टोटल मास होता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज यहां पर होता है, बाकी एम्प्टी स्पेस होती है। पर इसने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन तो एक्सप्लेन ही नहीं किया। आप देखो तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इसे एक्सप्लेन नहीं किया। तो आप पहली लिमिटेशन ही बोल सकते हो कि इट कुड नॉट, ये जो रदरफोर्ड था, इट couldn't explain द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पहली लिमिटेशन थी, इसने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो बताया नहीं भाई, couldn't explain द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी लिमिटेशन इसकी बोल सकते हैं कि भाई आपको ये पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इसके, ये एटम है मान लो, ये आपका एटम है, ठीक है, ये एटम है और बीच में न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन वगैरह होते हैं, ठीक है, ये बीच में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन ऐसे न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करते हैं। लेकिन हमें पता है कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, देखो फिजिक्स की बात है, साइंस की बात है, कि कोई भी नेगेटिवली चार्ज या कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सेलरेशन हो गया, अब ये रिवॉल्व हो रहे हैं तो एक्सेलरेशन हो रही है, मूवमेंट हो रही है तो एक्सेलरेशन होगी। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है, या बोल सकते हो कोई भी चार्ज पार्टिकल के अंदर जब मोशन होता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। ये कॉन्सेप्ट समझो कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, ध्यान से सुनो ये सेंटेंस, कोई भी चार्ज पार्टिकल के अंदर जब एक्सेलरेशन होता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। तो अगर ये हमेशा घूमता रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो एक पॉइंट पे इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन सारे जाके इस न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे, और न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे तो मतलब कोई मैटर तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चले गए, अब कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हमें तो पता है कि मैटर एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहते हैं और एटम स्टेबल होता है, क्योंकि अगर सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चले गए, मतलब घूम घूम के एनर्जी उनकी खत्म हो गई, तो वो न्यूक्लियस में चले गए, तो यानी कि ये एटम का स्ट्रक्चर तो बड़ा अनस्टेबल हो गया। ध्यान से सुनो भाई, मैंने आपको क्या बोला, कोई भी चार्ज पार्टिकल में जब एक्सेलरेशन होता है तो वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कोई भी चार्ज पार्टिकल के अंदर
जब एक्सेलरेशन होता है तो वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। तो ये अगर हमेशा ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे तो इनकी एनर्जी एक पॉइंट पे खत्म हो जाएगी, और खत्म होगी तो ये न्यूक्लियस में जा गिरेंगे, और न्यूक्लियस में जब चले जाएंगे तो इसका मतलब एटम अनस्टेबल हो गया और मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करा, क्योंकि हर मैटर एटम से बना हुआ होता है। तो जब मैटर एग्जिस्ट नहीं करा, लेकिन हमें तो पता है मैटर एग्जिस्ट करता है, हमें पता है कि भाई आपने जो शर्ट पहन रखी है वो एक मैटर से बनी है, वो एग्जिस्ट कर रही है, चीजें एग्जिस्ट कर रही है, तो हमें तो ये चीज पता है। पर ये कॉन्सेप्ट इसने नहीं एक्सप्लेन किया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते रहते हैं और कैसे एटम स्टेबल रहता है इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट के दौरान, वो इस रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया। वो किसने एक्सप्लेन किया था? वो किया था बोर ने, कि भाई कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते रहते हैं ऑर्बिट में, है ना, और कैसे स्टेबिलिटी बनी रहती है एटम की, वो किसने एक्सप्लेन किया था? वो बोर ने एक्सप्लेन किया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बोर मॉडल ऑफ एटम देखेंगे। तो ये सेकंड वाला पार्ट पता चल गया ना, फर्स्ट पार्ट का ही वो एक तरह से एक्सटेंशन है। ये जो लिमिटेशन का फर्स्ट पार्ट है इसी का एक्सटेंशन है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। फर्स्ट पार्ट कहता है कि भाई इसने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं एक्सप्लेन किया। तो सेकंड पार्ट यही है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो घूम रहे हैं यानी एक्सेलरेशन हो रही है। देखो घूम रहे हैं तो एक्सेलरेशन हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है मतलब एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, और एनर्जी जब रेडिएट करेंगे तो एक पॉइंट पे एनर्जी खत्म होगी, तो खत्म होगी तो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके गिर जाएंगे और एटम अनस्टेबल हो जाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। और एटम अनस्टेबल हो जाएगा मतलब मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमें पता है कि मैटर एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये किसी पैटर्न में घूम रहे हैं, और उस पैटर्न से एटम क्या रहता है? हमेशा स्टेबल रहता है, तभी तो हम मैटर एग्जिस्ट कर पाएगा। तो ये कौन सा समझ रहे हो? तो सेकंड पार्ट में इसने ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करी, तो ये भी एक तरह का लिमिटेशन है रदरफोर्ड का। और ये सारी चीजें एक्सप्लेन किसने करी थी? बोर ने। बोर ने पूरा प्रॉपर बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहे हैं और कैसे एटम स्टेबल रहता है, वो कैसे अपनी एनर्जी मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम बोर मॉडल ऑफ एटम।